गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोगों ने 185 दिन का पूरा कमांडो ट्रेनिंग शेड्यूल पूरा किया आपने, मतलब 185 डेज लगातार आपकी ट्रेनिंग चलती रही है ना। ये वो दिन है जो दिन जो है जिन दिनों बाकायदा ट्रेनिंग शेड्यूल रिलीज हुआ है। एक्चुअली में छुट्टियों को हम हटा दें, आपका सैटरडे संडे को हम हटा दें, कुछ दिन संडे भी क्लास लगी लास्ट में आपकी, लेकिन ये कोई बहुत आसान काम नहीं था। ये बड़ा टफ ट्रेनिंग था जिसको आपने पूरा किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो बायोमेंटर्स की जो कमांडो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग शेड्यूल जो बच्चे पूरा कर लेते हैं ना, तो वो 95% हकदार हो जाते हैं मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए। कारण ये है कि कोई ये बहुत ही सेल्फ अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड बनाए रखने का एक तरीके के आप मोटिवेटेड बनाए रखें अपने आप को, लगातार पढ़ते रहे, लगातार आप मेहनत करते रहे, लगातार आप, ठीक है। क्योंकि ये पिछले 6-8 महीने का मतलब जून से 1 जून से हमारा बैच जो है वो कई सालों से टारगेट बैच आपका 1 जून से ही शुरू होता है और वो 28 फरवरी तक, मतलब जून का पूरा महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तब 9 महीना। तो 9 महीना पूरा आपका ट्रेनिंग चलता रहा, जिसमें आप हर दिन जो है आपने 6 लेक्चर तक, वो 6 लेक्चर थे, ठीक है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का 6 लेक्चर थे, बाद में बायोलॉजी के 4 लेक्चर आए। आपने बहुत मेहनत किया आपने। और सबसे पहले तो मैं पूरी टीम की तरफ से जो है आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो है वो इतने टफ ट्रेनिंग को आपने जो है बाकायदा पूरे दिल से आपने उसको जो है फॉलो किया। यदि कोई थोड़ा बहुत बैकलॉग रह गया तो उसको लेके ज्यादा जो है वो स्ट्रेस मत लीजिए, वो आप जो है वो ग्रेजुअली उसको आप जो है वो कवर कर सकते हैं उसको आप, ठीक है। मेरा मुद्दा ये है कि आप जो भी आप कर रहे हैं उसको उसके रिजल्ट की तरफ फोकस कीजिए। ये सोचिए कि आपने जो पिछला मेहनत किया है उस मेहनत को यदि हम जो है अब एग्जामिनेशन पेपर में अब उसका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए हमको, कि हमने जो पिछले कई महीने लगाए हैं उन महीने को लगाने के बाद हमने जो है उस मेहनत का फल क्या मिला हमको। और फल देने से मुझे बात याद आई कि क्या होता है कि कोर्स तो चलो पूरा हो गया, कोर्स हमने पूरा कर दिया, ठीक है, टाइमिंगली कोर्स पूरा किया, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स है 9 महीने में पूरा 11th का कोर्स पूरा करना, 12th का पोर्शन पूरा करना, और वो भी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एक सिंगल पोर्शन ऑफ एनी चैप्टर। मतलब जो जस्टिफाइबल सिलेबस है नीट का कि भी जितना मिनिमम पढ़ा आपको होना चाहिए उसको जो है वो अच्छे लेवल पे जाके हमने कवर किया है। कोई भी एनसीईआरटी का पोर्शन हुआ, कोई भी हिस्सा हुआ, वो नहीं छोड़ा गया है। मतलब जस्टिस विद द वर्क, काम के साथ हमने पूरा न्याय किया है। अब आपको न्याय करना है हमारी मेहनत के साथ में, जो हमने एफर्ट किया है उस एफर्ट का जो है वो हमको भी परिणाम चाहिए। परिणाम केवल आपको नहीं चाहिए, रिजल्ट हम लोगों को भी चाहिए ना। बायोमेंटर्स जो है एक बहुत ही भरोसेमंद इंस्टीट्यूट है, कहते हैं ना बायोमेंटर्स है तो भरोसा है। तो ये इंस्टीट्यूट जो है वो एकदम जेन्युइन है, जो अपने रिजल्ट्स के लिए, अपने बच्चों के प्रति किए गए कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। तो यहां पर अब सबसे बड़ा प्रश्न क्या आता है कोर्स पूरा होने के बाद कि एग्जाम तो हमारा जो है मई में है, तो हमारे पास क्या, हमारे पास मार्च का महीना है, हमारे पास अप्रैल का महीना, तो इन महीनों में हम क्या करने वाले हैं, क्या रिवीजन करने वाले हैं। तो मैं आज जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने वही आती है फिजिक्स की, और केमिस्ट्री में भी आता है आपको, और बायोलॉजी में हुई आपके साथ में। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आज हम इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जो है वो जावेद सर का, अमर सर का, फिजिक्स की टीम की और टीम है मेरी, तो मैं इनका स्वागत करता हूं कि आप बच्चों से जुड़े, कम से कम हेलो हाय कर लीजिए सर इनसे। हाय एवरीवन। चलिए, और केमिस्ट्री में जो है वो चिन्मय सर और संजय सर हमारे साथ में। इन टीचर्स ने, फैकल्टीज ने जो है बहुत मेहनत किया, इन लोगों ने साल भर जो है वो आपके लिए एफर्ट्स करते रहे, जो बहुत बेस्ट पॉसिबल जो चीजें थी वो निकाल कर आपको दिया, उन्होंने अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा संजय सर को कि उन्होंने पूरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को एक प्रकार स्ट्रक्चर वे में जो है वो बच्चों को बताया। और सर पिछले 3 साल से लगातार बच्चों की केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आते चले जा रहे हैं। तो इस बार आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो सर इस बार भी बिल्कुल यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार पिछले बार से भी ज्यादा लोग 180 आउट ऑफ 180 लाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से, इस बार आपने बहुत सारे एनसीईआरटी के नए क्वेश्चन से बच्चों को टेस्ट में रिक्वेस्ट में दिए हैं, और बहुत पूरे पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर किया है, पहले बार से पिछले बारों से अच्छे तरीके से। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ा सा कि आपको चिन्मय सर के शामिल होने के बाद टीम में आपको कितना हेल्प मिला उसको लेके? मतलब बहुत हेल्प मिला मुझे, क्योंकि जो टेक्निकल टाइप का वर्क है वो पूरा चिन्मय सर कर लेते हैं, मेरे साथ क्लास भी ले लेते हैं। तो मुझे और ज्यादा जिन टॉपिक्स पे मैंने काम किया उस पर मुझे और ज्यादा सोचने का और ज्यादा उसको क्लेरिफाई करने का
मौका मिला उससे। अच्छा चिन्मय सर, ये बताओ मेरे को कि आपने तो जो बैच लिया इस बैच में आपने पढ़ाया बच्चों को, तो चूंकि ऑनलाइन में आपका आप जो है वो काफी जितना अनुभव सर का है ऑनलाइन में, वो आपका अनुभव उतना था नहीं, लेकिन इस एक साल में आपने अपने पर्सनालिटी में क्या चेंज किया इनको पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को? बहुत सारा मतलब इम्प्रूवमेंट आया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देखो सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको ऑलरेडी वर्क था। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आपको इनके कमिटमेंट को देख के आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया? बच्चों की हाँ। कमिटमेंट को देख, बच्चों का तो ऐसा है कि जैसे जब उनके डाउट्स आते थे, उनके कमेंट्स आते थे, तो ऐसा लगता था कि मतलब उनके कमेंट्स के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ कैमरे को नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी जनता को एक्चुअली क्या था, नए नए में अजीब लगता है कि मैं मुझे कैमरे पर रिकॉर्डिंग करना है, और यही सबसे बड़ी गलती ऑनलाइन में जो क्लासेस में टीचर जो करते हैं वो ये कि वो सोचते हैं कि हमको जाके कैमरे को क्लास लेनी है, ठीक है। हाँ। पर वो करेक्ट जो है ये बच्चे इतने होशियार है कि वो अपने आप को करेक्ट को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। जावेद सर, आपका क्या अनुभव रहा है इन बच्चों के साथ में? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा सर, बहुत अच्छा सफर रहा। इतनी खुशी मुझे हो रही है कि आज बच्चों का कोर्स कंप्लीट हुआ है और ये प्रतिबिंब हमें एग्जाम में आप तो लगता है फिजिक्स वाले तो पहले ही कोर्स पूरा कर दिए थे। हाँ सर, क्योंकि हमने मौका दिया कि भाई हम फिजिक्स से थोड़ा जल्दी फ्री हो जाओ ताकि आपको केमिस्ट्री और बायो में वो समय मिल सके जिसका सब बच्चों का इंतजार रहता है। क्योंकि आप जनरली जानते हैं कि नीट वाला बच्चा पहले बायो अटेम्प्ट करता है, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता है, फिर फिजिक्स पे आता है, क्योंकि उसे लेकिन नीट वाला बच्चा रोता भी तो फिजिक्स के लिए पूरे साल भर की फिजिक्स नहीं बन रही, फिजिक्स नहीं बन रही, फिजिक्स नहीं बन रही, ठीक है। और तो पहले तो ये बताओ भैया कि जो है फिजिक्स तो पूरी इनका कब पूरा हुआ? जनवरी में हुआ था, 16 जनवरी को। 16 जनवरी को इन्होंने जो है अपने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमने कोर्स पूरा कर दिया, तुम पढ़ो, ठीक है। तो तुम ईमानदारी से बताना, 16 जनवरी के बाद से तुमने फिजिक्स को 28 फरवरी खत्म हो चुका है कल, ठीक है। तुमने जो है ये जो फिजिक्स वाला जो पोर्शन था उसको तुमने कितना रिवाइज किया, ईमानदारी से बताना टेस्ट में, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलना। कमेंट सेक्शन में इसको लिखना। और ईमानदारी से एक बात और मैंने क्लियरली इनको बोला था ड्यूरिंग द लास्ट लेक्चर, जैसे कुछ बच्चे क्लास 12 में सेमीकंडक्टर का जिस दिन लास्ट लेक्चर था और वेव्स के लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक बात क्लियरली बोली थी कि बायो का और केमिस्ट्री का सिलेबस चलता रहेगा और रिवीजन लेक्चर या क्रैश कोर्स आने से पहले पर डे एक चैप्टर का रिवीजन कीजिएगा, भूलना मत, नहीं तो फिजिक्स तुम्हें भुला देगी। ये बात बोली हुई है। अब यार तो ऐसा है अमर सर के शब्दों में कि फिजिक्स एकदम बेवफा सनम बोलेंगे ना, सनम बेवफा, सनम बेवफा है वो, कि मतलब तुम कुछ भी कर लोगे उसके साथ में वो बेवफाई करेगा, इसलिए भैया उसको संपर्क में रखो, ठीक है, कृपया संपर्क में बने रहे, नहीं तो मैं हम आपके एक और है ना, फिजिक्स का क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि हम आपके एक और। देखिए आपने बोली बोली। हाँ सर। तो आपका क्या विचार है फिजिक्स में? बिल्कुल सर, हम आपके हैं कौन का फीलिंग आपको आएगी अगर आप फिजिक्स नहीं रिवाइज कर रहे होगे तो। देखो फिजिक्स के साथ में चलते रहोगे तो हम साथ साथ हैं, और फिजिक्स से दूरी बनाई तो फिर हम आपके हैं कौन, दोनों तरह से आपको पूरे फिल्मी है हमारे सर, पूरे फिल्मी है। कोई शेरो शायरी बोल दो फिजिक्स के ऊपर कम से कम, आजकल चल रही है, आजकल शेरो शायरी चल रही है। शेरो शायरी चल रही है सर, हम शेरो शायरी से मैं जा नहीं पाते हैं, और हम तो बस इतना एक दो डायलॉग बड़ी मुश्किल से वो भी याद हो पाते हैं, वही बोल पाते हैं, अब तो वो भी नहीं है। एक आध डायलॉग फिजिक्स के रिवीजन के लिए, क्या डायलॉग की फिजिक्स के रिवीजन के लिए इनको क्या करना चाहिए? फिजिक्स के सब्जेक्ट का बारे में बताना, पहले एक डायलॉग मारो, उसके सब्जेक्ट के बारे में बता। मैं तो कहूंगा सर ताल से ताल मिला, जो हम वेक्टर जब शुरू करते हैं, देखो ताल से ताल मिला से हम शुरुआत करते हैं अपने, मतलब पहला डायलॉग हमारा वहीं शुरू होता है, जहां पर हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे होते हैं। सबको याद होगा जब शुरुआत वहीं से, ये ताल से ताल नहीं मिला रहे, सर के बाल खींच रहे हैं कि अब क्या करें फिजिक्स के रिवीजन के। अब ये बताओ मेरे को, मुद्दे की बात करते हैं, पते की बात करते हैं कि फिजिक्स के रिवीजन के लिए इन बच्चों को क्या करना है अभी, की जो मई का एग्जाम है, तब इनके पास मार्च का महीना है पूरा, ठीक है, बिल्कुल, उसमें रिवाइंड सीरीज शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो रिवाइंड सीरीज में बेटा क्या है, मार्च के महीने में आपका 1 मार्च से जो रिवाइंड सीरीज है उसमें ये है कि आपको वन शॉट लेक्चर मिलेगा, जिसके थ्रू आप झट से एक चैप्टर का आप रिवाइज कर पाएंगे। आप ये वन शॉट लेक्चर 2 घंटे 2.5 घंटे का हो सकता है। आपको जिन पोर्शन में दिक्कत है वहां देखिए, तो आगे बढ़ा दीजिए वीडियो को आप, ठीक है। आपको एक डीपीएस मिलेगा उस वन शॉट लेक्चर के साथ में, जो डीपीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डीपीएस है, और उसको जरूर सॉल्व कीजिए आप, ठीक है, क्योंकि वो डीपीएस जो है ना वो आपको रिवाइज कराएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर को। और वीकली टेस्ट जो होते हैं उनकी प्लीज उनकी तैयारी पूरा कीजिए। और आपको क्लियर कर दूं मैं आपको कि ये जो आपका जो महीना है, ये जो मार्च का महीना है, इसमें जो भी वीकली ऑफलाइन टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, और जो ऑफलाइन टेस्ट होगा वो फुल सिलेबस ही होगा,
ठीक है। मार्च के महीने में आपके जो भी वीकली टेस्ट होंगे सैटरडे के दिन और संडे को जो ऑफलाइन टेस्ट होगा वो फुल सिलेबस टेस्ट होगा टारगेट बैच के बच्चों के लिए, ठीक है। किसके लिए? टारगेट बैच के बच्चों के लिए। फिर जब क्रैश कोर्स शुरू होगा तो क्रैश कोर्स में फिर से वैसा होगा, जितना चैप्टर कवर होगा उतने का आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट फुल सिलेबस ही चलेगा ताकि आप एग्जाम के रियल फील को आप हमेशा महसूस कर पाए आप, ठीक है। तो अब मुझे ये पूछना है आपसे कि बच्चे फिजिक्स से बहुत डरते हैं और मैं ये मानकर चलता हूं कि 50-60% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स का कोर्स पूरा होने के बाद अब तक बहुत कम रिवीजन किया उन्होंने या टेस्ट के दौरान उन्होंने पढ़ा है। तो अब यदि मान लेते हैं हम कि उन्होंने वो समय छोड़ दिया है, ठीक है, तो अब 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक इनको कैसे फिजिक्स को कवर में अपनी ग्रिप में लेके आना है, तो कोई प्लानिंग बताइए। जाने से पहले आप बताओ। मैं तो सर यही बोलूंगा, पिछले साल भी मैंने यही बोला था कि जो बीत गई वो बात गई। हो सकता है आपका कोई एक छोटा सा एक पर्टिकुलर पोर्शन वीक हो, तो बजाय नए सीखने के जो आपको आता है उसे आप बार बार रिवाइज कीजिए, वो आपके लिए काफी बेनिफिट। लेकिन सर वो भी बोलेगा हमको तो सिर्फ एक ही चैप्टर का एक क्वेश्चन आता है। नहीं सर, अपने बच्चों ने मेहनत की है ना, जी पक्का सर वो यकीन कर रहे हैं तुम लोगों पे ना, ठीक है ना, शक सिर्फ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो है वो जावेद सर बहुत यकीन कर रहे हैं कि भाई बच्चों ने मेहनत किया है। बेटा देखो ऐसा सिंपल सी बात है कि मैं क्या देखता हूँ, जैसे अभी हम लोग फुल सिलेबस टेस्ट को तैयार करते हैं, ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या है, बायोलॉजी में पेपर को बनना है तो हमारे पास में जो है वो पूरे आपका 22 + 16 38 चैप्टर है। 38 चैप्टर में से मुझे पेपर बनाने के लिए हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन लेने पड़ते हैं। किसी से 1 क्वेश्चन लेता हूँ, किसी से 3 क्वेश्चन लेता हूँ, तो वो 1 क्वेश्चन में कभी बहुत कठिन छाट के नहीं लेता हूँ मैं, और एग्जामिनर भी ऐसे सोचता है, यानी वो आपके पूरे सब चैप्टर से कठिन छाट के भयंकर वाले क्वेश्चन ले ही नहीं सकता वो आपसे। वो पेपर को भी बैलेंस बनाना पड़ता है ना, इसलिए फिजिक्स में भी सारे पोर्शन एक बराबर कठिन नहीं है। जिन कठिन क्वेश्चन को देखकर तुम डर रहे हो ना, वो क्वेश्चन की संख्या पूरे पेपर में 5 से ऊपर नहीं होगी। आप बताओ सर, ये सच है कि नहीं है? सर हमने हमेशा से बच्चों को बोला है फिजिक्स के अंदर 35 मिनिमम क्वेश्चन वो होंगे जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक मतलब कि भाई पता होना चाहिए कि कंडक्शन क्या है, तो कंडक्शन पता है तो उतने में सॉल्व हो जाएगा, या उसका फॉर्मूला, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला 35+ क्वेश्चन इजीली करेक्ट, आराम से सही होंगे, बिल्कुल सही होंगे, बशर्ते आपको हर एक फॉर्मूला याद है, हर एक कॉन्सेप्ट याद है, और क्वेश्चन देख के बाल खड़े नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन देख के ये पता चलना चाहिए कि पहले ये कौन से चैप्टर का और कौन से टॉपिक का सवाल है, और उसका बेसिक फॉर्मूला बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा डीप में 2-3 फॉर्मूले लगाने वाले उतने सवाल नहीं, क्योंकि देखो एक सिंपल बात यह है कि जेई का पेपर नहीं है ये कि जिसमें 1 घंटे में 25 सवाल करने दो और वहां पे महाधुरंधर लोग जो बैठे हैं कि भाई तुम्हें मैथ्स भी आती है तो चलो एक डिफरेंशिएशन से कंटिन्यूटी लगाते हुए और डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल सॉल्व कर दीजिए। ऐसा नहीं आता यहाँ पे मैक्सिमम सवाल वही आते हैं जो हर बच्चा बड़े ही इजीली कर सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि फिजिक्स में 30 चैप्टर, 30 है ना, 30 चैप्टर है। हर चैप्टर में यदि आप देखो नंबर ऑफ फॉर्मूले जिन पे क्वेश्चन आता है, तो डेरिवेशन जो है, ठीक है, या हम लॉ बोल दे कोई, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी चैप्टर में 10-12 से ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट 10-12 मेन फॉर्मूले हैं, 4 या 5 इंपॉर्टेंट लॉज है, उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। तो यदि आप देखो तो 15-20 से ऊपर का सेट नहीं बनता है इंफॉर्मेशन का, ठीक है ना, 20 इंफॉर्मेशन का सेट बनता है एक चैप्टर में कि आपको 10 फॉर्मूले, 5 डेरिवेशन और 5 आपको जो है वो रूल्स या लॉ वो आपको याद रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग है सर कि बनने लगे ना तो आदमी को फिजिक्स के अलावा कुछ और पढ़ने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल सर। लेकिन क्या होता है कि ये पूरा चैप्टर की एनसीईआरटी का 1 पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ लो, फिर ये इसको रट लो, याद कर लो। तो यदि आप फिजिक्स को याद कर रहे हैं ना तो आप सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक वही कर रहे हैं। फिजिक्स याद हो नहीं सकते, आपको बस 5 फॉर्मूले याद, 10 फॉर्मूले याद रखने, 5 जो लॉ देखे वो याद रखने, 5 डेरिवेशन है वो याद रखने, बाकी तो सब होने लगा। वही सारा फंडामेंटल है उसका। जब आप लोग पढ़ाते हैं क्लास में तो एक एक्सट्रैक्ट निकालते हैं ना उसका, ये चीजें इनको याद रखो तुम, ठीक है ना। वैसे जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यदि याद है तो आप पूरे ग्रेविटेशन को डिफाइन कर सकते हो उससे। फिर उल्टा चलता है कि भैया आपके पास में मान लो आपने कहा कि भाई जो है आपने F = m है, तो भाई m क्या है, a क्या है, अब ये है ना, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको एक चीज पता है, आपको तो फोर्स क्या है, मास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, आप चीजों को याद रख पाते। तो मुद्दा वही है कि हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। फोर्स ये होता है, मास ये होता है, फिर उसके बाद इक्वेशन देते हैं। मैं कहता हूं इक्वेशन देखो,
हाँ। और इक्वेशन से थ्योरी को कनेक्ट करो, ये इक्वेशन क्या बतला रहा है हमको, तो आपको चीजें अपने आप याद होंगी और करने में मजा आएगा उसको। और इसके अलावा एक चीज और है, देखो फिजिक्स में फॉर्मूले याद किए नहीं जाते हैं, याद हो जाते हैं, और वो तब होते हैं जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी जाती है। लिटरली कई बार एक चीज बताओ, मेरे को टोक रहा हूं बीच में आपको मैं, कितने क्वेश्चन आपने फिजिक्स में बच्चों को इस साल टारगेट बेस में लगवाए? टारगेट बैच के बच्चों ने लगभग अभी देखो यदि टेस्ट पेपर और सब कुछ मिला लिया जाए अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। 10,000 क्वेश्चन आसपास मतलब हम 9,000 9,000 प्लस क्वेश्चन फिजिक्स में आपने टेस्ट के थ्रू, डीपीएस के थ्रू आपने लगवाए हुए। बिल्कुल सर, 38 तो टेस्ट हो चुके हैं हमारे। अच्छा हाँ, 38 टेस्ट में अब यदि आप देखोगे 38 मतलब आप इसे 40 मान लो थोड़ी देर के लिए राउंड फिगर के लिए, इंटू 45, तो 1000 क्वेश्चन तो टेस्ट में ही लग गए बराबर। अब 185 डेज है, लेकिन हम थोड़े से पहले हाँ। बीच में रुक चुके थे, और लगभग हम रुक चुके थे आपका 140 या 138 डेज के आसपास। 140 हम उसे राउंड फिगर मान लेते हैं। 140 फिर डबल है, 2 लेक्चर गए हर दिन, 20 क्वेश्चन मिनिमम 20। हाँ, शुरुआत का जो मैथ्स वाले पोर्शन को छोड़ दोगे तो मिनिमम 20 और कई बार 40 क्वेश्चन तक भी गए। 6-7 हजार क्वेश्चन तो यही हो गया है। ये तो सीधा कैलकुलेशन सामने दिख रहा है। तो मतलब ऑफलाइन टेस्ट सब करके ना, मतलब आपको डरने की जरूरत है। आप पूरी केमिस्ट्री की बुक लगा चुके बायोमेंटर से पढ़ते आप। ये ट्रेनिंग टफ लग रही थी ना तुम लोग को, वो टफ इसलिए उसमें इतना सारा जो है माल मटेरियल प्रोवाइड किया गया जो आपकी सफलता के लिए काफी है। ठीक है, मतलब आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताओ मेरे को कि मतलब आपके मन में क्या लगता है, मतलब कि मैं हमेशा मिस कर रहा हूँ चीज को कि हम अंडर 10 में हमारा बच्चा क्यों नहीं आ पा रहा? सर हम इसमें हमारी गलती है कि बच्चों की गलती है? बताओ। ये सर हमारी गलती है ना, बच्चों की गलती, कई बार नसीब वाली गलती है। पिछले बार मैं आपको बताता हूँ, विवेक दुबे से आपकी बात हुई है, मेरी बात हुई है। विवेक दुबे ने यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर 4 से 5 बार बनाई, अपना बायोमेट्रिक्स का मटेरियल 4 से 5 बार बनाया, लेकिन उससे फिजिक्स में कौन सा सवाल गलत हुआ? जो सबसे आसान थे, जो 2 सवाल जो लगभग हर बच्चे के सही हुए, वो उससे गलत हुआ। क्योंकि आप भी बड़ा ध्यान रखो भैया ना, कई बार क्या एग्जाम प्रेशर, लोग भी एग्जाम प्रेशर में गलती मत करो। और हम लोगों को भी आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि कुछ अच्छा रिजल्ट में, हम चाहते हैं कि बायोमेंटस का नाम रिजल्ट्स के लिए पूरे इंडिया में जाना जाता है, और वो उसी मतलब हम कोई प्रमोशन के थ्रू ना जाने जाए, हम रिजल्ट के लिए जाने जाए। ये कुछ ऐसा है सर, देखो आज की जो जनरेशन है ना, मतलब आप उनके सामने 2 फ्रूट्स रखोगे, एक अनार और एक अंगूर, तो वो अंगूर उठा के खाएंगे क्योंकि मेहनत नहीं करनी है। अच्छा, अनार नहीं, क्योंकि अनार में मेहनत ज्यादा है। तो ये जनरेशन गैप है। अब आप यदि अपने बचपन को रिकॉल करेंगे तो आपको याद होगा कि टीचर ने बोल दिया, नहीं सवाल दे दिए, तो उस पर मेहनत किया। तो संजय सर बोल रहे हैं कि हमको अनार खाना होगा तो पहले तो हम पेड़ जंगल में जाएंगे, पेड़ पर चढ़ेंगे, फिर तोड़ के अनार खाएंगे। कितनी मेहनत करेंगे? सर यही मन में विचार आया कि नहीं आया? ऐसा विचार नहीं है। तो ये मेहनत वाला काम है। देखो रिजल्ट तभी आता है जब मेहनत करी जाती है। क्योंकि देखो क्या है ना, आपने अंग्रेजी की कहावत सुनी होगी, बहुत सारी चीजों में का नॉलेज है लेकिन मास्टर ऑफ नन, ऐसे टाइप में हम कर लेते हैं, तो फिर वो दिक्कत वाला काम है। हमें एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि नीट का जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम जो है वो बहुत इंटेलिजेंट होने से भी नहीं निकलता है, बहुत कंसिस्टेंट होने से निकलता है। कंसिस्टेंसी मस्ट है, बिना कंसिस्टेंसी के यहाँ काम हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल वही है जैसे आपने बताया ना कि यदि समय नहीं दिया गया प्रेमिका को तो फिर वो धोखा। हमने प्रेमिका वर्ड यूज ही नहीं किया, आपने सनम बोल दिया। अच्छा सनम बेवफा, अच्छा ठीक है, वो उसका वो सनम बेवफा मतलब वही है, बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे को मालूम है। और ये मामले में क्या है ना कि दिमाग ज्यादा चलता है, कई बार दिमाग ज्यादा सोचता है बच्चों के साथ। बच्चों की एज भी वो है, हम तो बच्चों को हमेशा बोलते भी है ड्यूरिंग द लेक्चर, देखो हम तुम्हारे लिए नचनिया तो बिल्कुल नहीं बन सकते, और जो दूसरे नचनिया बन रहे हैं तो उनको बनने दो भाई। देखो हम टीचर, और टीचर की जो महिमा है, जो क्या बोलते हैं, जो रिस्पेक्ट है, डेकोरम है, हम उसे बनाए रखेंगे। हाँ थोड़ा बहुत 1-2 शब्द हम बोल भी रहे, लेकिन उसमें भी हम मर्यादा का पालन करते हैं, मर्यादा को बनाए रखते हैं। क्योंकि एक बात समझो, क्या होता है ना, यदि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, देन यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस। फिर आपको मेडिकल की एंट्रेंस की तैयारी करनी नहीं चाहिए। मैं कड़वा बोलूंगा तो एक बात समझो, मीठे से इलाज नहीं होता, मीठे से बीमारियां बढ़ती हैं। इलाज के लिए कड़वी ही चीजें लगती है। करेला आपको इलाज करता है, कुछ कुछ बीमारियों में काम आता है, कहते हैं भाई, मुझे इतना नहीं पता। दवाइयां जितनी भी खाओगे कड़वी ही होती हैं। हम वही कड़वे करेले हैं सब बैठे, और ऊपर से नींद चढ़े।
बहुत बढ़िया सर, आपको डिफाइन कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हमारे सर करें करेला और वो भी नीम चढ़ाला। अच्छा सर ये बताओ आप कि केमिस्ट्री का अपना कोर्स किस तारीख को पूरा हुआ अपना केमिस्ट्री है? 6 फरवरी को केमिस्ट्री पूरा हुआ। तो केमिस्ट्री में बच्चों के पास में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। अब कई बच्चों का क्या होता है, एक पर्टिकुलर पोर्शन से उनका स्नेह होता है कि मुझे फिजिकल अच्छी बन रही है या मेरी ऑर्गेनिक अच्छी है या मेरी इनऑर्गेनिक अच्छी है मेरी, ठीक है। तो वो 1 या 2 पोर्शन से विशेष स्नेह करते हैं, एक को अवॉइड करते हो। तो आप पहले तो हमको ये आइडिया बताओ कि कैसे वो तीनों को बैलेंस करके चले हो, क्या सोचना चाहिए इन लोग को? पहली बात तो ये है कि बिना तीनों को बैलेंस किए काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में कम से कम 40 क्वेश्चन आपको सही करने ही पड़ेंगे अगर आपको रैंक में आना है। तो 40 सही करने के लिए मतलब तीनों ब्रांच पे आपका पूरा कमांड होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आजकल बच्चों को भी पता है कि कहाँ से ज्यादा पोर्शन कवर करते हैं। जैसे पिछले कुछ सालों में ट्रेंड चेंज हुआ है, जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और इधर का पोर्शन है पॉलीमर्स, वहां से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर हैं उनके वेटेज को कम किया है। तो मैं भी बच्चों को हमेशा क्लास में बताते रहता हूँ ये सब चीजें, और उस हिसाब से अभी सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो 12th बोर्ड है उसमें कुछ पोर्शन को उन्होंने इलिमिनेट किया था, है ना, और अभी तक नीट के फॉर्म तो आए नहीं कुछ। तो वो पोर्शन जबकि पूरे ऑल ओवर इंडिया मैंने पता किया सब अच्छे ऑथेंटिक क्लासेस ने सबने जो है वो ऐसा लिबर्टी नहीं लिया कि उसको उन्होंने अवॉइड कर दिया, सबने पढ़ाया, हम लोगों ने पूरा पोर्शन कवर किया है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा हम लोगों ने। तो क्या चांस सकते हैं आपको कि वो उसमें एक्चुअल में सर अभी जो जेई का एंट्रेंस हुआ उसमें एनटीए ने पूरा सिलेबस रखा है। अच्छा। जो एलिमिनेट किया था उसको एलिमिनेट नहीं किया है कॉम्पिटिटिव लेवल पर, इसलिए वो एलिमिनेशन तो नहीं हो पाएगा, नीट में सब कुछ शामिल रहेगा। मतलब ये है कि देखो जेई का ये फॉर्मूला बता चुका है कि पूरा सिलेबस ही आएगा उसमें, इसलिए ये सोचना कि ये पोर्शन अवॉइड कर दे, बच्चों ने कहीं ना अवॉइड किया है इस पोर्शन को ऐसा, ठीक है, और पॉसिबल नहीं वो करना पड़ेगा क्योंकि जेई में कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया है एनटीए ने, जबकि सेम बॉडी है, दोनों एग्जाम तो एक ही बॉडी से। फिजिकल केमिस्ट्री में सर कई लोग बच्चों को फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होती है उन्हें, है ना, कितने वो उनका क्वेश्चन है फिजिक्स में तो आपको पता है कि मैं खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही है, केमिस्ट्री में कितना प्रैक्टिस करे वो? सेम सर, जितना अमाउंट फिजिक्स अपने आप में मतलब मांगता है प्रैक्टिस, उतना ही फिजिकल केमिस्ट्री या कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट जो है वो उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जैसे अभी कई बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत उलझे रहते हैं और थर्मोडायनामिक्स में बहुत उलझे रहते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है, मतलब वो पोर्शन अवॉइड कर देते हैं बच्चे। मेन तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और अगर जितने ज्यादा उन्होंने क्वेश्चंस लगाए हैं ऑटोमेटिकली उनको फॉर्मूला याद हो जाएगा। जैसे सर ने बताया था फिजिक्स में भी कि जितने क्वेश्चंस के फॉर्मूले जो है वो क्वेश्चंस के फॉर्म में ही याद होते हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा उनको फॉर्मूला याद होता जाएगा अपने आप की, इस पार्ट का कुछ इस पार्ट से आया है तो इस तरीके से होगा, उसकी अप्रोच ऐसी रहने वाली है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं ये बात भी है कि जैसा आप पूछ रहे थे कि कैसे वो लिंक्ड है या कौन से फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये सब एक जैसे हैं। मतलब फिजिकल का एक कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनिक में भी यूज होता है, पीकेबी का, कि वो कौन ज्यादा एसिडिक है कौन, ये सब वहाँ पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई नॉट वैल्यू आपके डी एंड एफ ब्लॉक में यूज होती है, उसमें ई नॉट वैल्यूज देखते हैं। तो सारी चीजें लिंक्ड है, ऐसा नहीं कह सकते कि फिजिकल मतलब केमिस्ट्री एक इंटीग्रेटेड यूनिट के रूप में है, हमने सुविधा के लिए इसको बांट रखा है लेकिन एक्चुअली में सब्जेक्ट वो एक ही है। इट इज वेरी वैलिड पॉइंट है। दूसरा मैं आपसे ये बोलता हूँ कि संजय सर कि बच्चों को केमिस्ट्री रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका बताइए कि ये मतलब ये मान लो 1 घंटे रिवीजन को देते दिन भर में केमिस्ट्री को, तो कैसे करें, मतलब कैसे शुरू करें, कैसे फॉर्म अप करें उस चीज को? सबसे पहले तो सर जो नोट्स बनाए हैं उन्होंने साल भर क्लास वाइज चैप्टर वाइज जो नोट्स बनाए हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी सब कुछ कवर किया है, पूरा एनसीईआरटी भी लाइन टू लाइन कवर किया है। कुछ रिएक्शंस या कुछ जगह पर ज्यादा एग्जांपल्स कराने की कोशिश की है। जैसे हमने कोई रिएक्शन पढ़ाया और एनसीईआरटी में अगर उसमें एक ही स्टेप लिखा है तो हमने उसमें 2 या 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स कराए हैं। कभी कभी एलोबरेट करके चीजों को पूछते हैं, तो उसको करने के बाद इनके जो इंटेक्स है एनसीईआरटी का उसको करना है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जरूर लगाना है कि उसको पिछले सालों में किस एंगल पर पूछा है। बस ये 3 काम करना है, और टेस्ट तो हमारे जो है वो रेगुलर अगर करते रहेंगे तो अपने आप प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप समझिए केमिस्ट्री आपको रिवाइज कैसे करना है। और मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था सर कि आपने बोला कि 40 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, आपको अच्छे रैंक से निकलना है, तो आपको फिर कोई किसी विशेष पोर्शन से इसमें नहीं रखना है। पर सर ये बताओ, कई बच्चों को ऑर्गेनिक बहुत कठिन लग रहा है, किसी को इनऑर्गेनिक बहुत कठिन लग रहा है, क्या करें बताओ उसको?
कुछ बच्चे फिजिकल में दिक्कत करते हैं, तो मतलब वो बोल रहे हैं कि हमको तो सर कठिन लग रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमको तो ग्रुप पोर्शन अच्छे लगते हैं, तो कोई आइडिया बताओ आप क्या कर सकते हैं। अब सर देखिए, जब आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी आपको करना है, तो मैं ये तो कहता हूँ कि शुरू में हो सकता है कि बच्चों को ऐसा लगे कि हमें कुछ नहीं आता है, और हम मानते भी हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन चीजें सीखनी तो पड़ेगी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि बिना सीखे बिना पढ़े आप सेलेक्ट हो जाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो चीजें जब हम आपको जीरो लेवल से उठा करके धीरे धीरे चीजें कराते हैं, तो आपको हमारे साथ चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े लेवल का एग्जाम है, लगभग 20 लाख बच्चा इस एग्जाम में बैठता है और 40-45 हजार गवर्नमेंट सीट्स है, तो एक टफ कंपटीशन तो है ही। तो आपके पास इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसको एज ए इंटरेस्ट देखो, इसमें आपको लगना पड़ेगा। आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं, आपको पूरी तरह से इसको क्या होगा कि ये कई बच्चों के साथ दिमाग में ये बात बैठी कि मतलब वो एग्जाम के अंदर भी एंटरटेनमेंट ढूंढने लगे कि तैयारी कर रहे हैं तो हमको कंफर्ट मिल जाए, हमको परेशान ना होना पड़े, आसानी से सफलता मिल जाए, ठीक है। तो वो जो है ना, वो चीज जो है वो कई बार क्या था आपको सक्सेस से दूर लेके चली जाती है। इस बात की कोई संभावना ही नहीं है सर, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो सर है ना कि मतलब कुछ बनना है तो आपको तपना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। वही है ना कि वो जब हम एक खूबसूरत तितली को देखते हैं, लेकिन उसकी जो जर्नी होती है वो खूबसूरत तितली बनने की, वो बहुत ही मेहनत भरी होती है, जैसे हम संघर्ष भरी होती है। हम लोग पिक्चर देखते हैं तो हमें मनोरंजन तो मिलता है, लेकिन जिसने पिक्चर बनाई है उससे पूछ के देखो कि उसने कितना मनोरंजन किया है उसका। जब वो पहाड़ों पर पैदल ठंड में बिना चप्पल पहने बिना कुछ किए डांस करता है तो उसको कितना आनंद मिलता होगा, ये सोच के देखो। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो है वो मूवी मेकिंग, हमें तो बॉम्बे रहता हूँ, देखता हूँ मूवी मेकिंग बहुत टफ आर्ट है, मतलब बहुत आसान नहीं है ना, आसान नहीं है। तो अच्छा जावेद सर, एक बात बताओ मेरे को, आप है ना कि जो बच्चे मान लो फिजिक्स का कोई पोर्शन बैकलॉग हो गया, लग गया जी, कोई पोर्शन उसने थोड़ा देखा अवॉइड कर दिया जी, अब उसके पास टाइम है कम कि वो पूरे लेक्चर कैसे देखे हो, तो क्या करे मतलब फिजिक्स में, मतलब कितना कई बच्चे अभी भी एनसीईआरटी को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ लूंगा तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या करे वो? नहीं, प्योर एनसीईआरटी से पढ़ने पे तो सर फिजिक्स में दिक्कत होगी थोड़ी। अच्छा, एनसीईआरटी में कई क्वेश्चन ऐसे रखे जो जेई लेवल के क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना? नहीं करना चाहिए सर, नीट वाले बच्चों को नहीं करना, नीट वाले बच्चों को नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी सर अपडेट नहीं हुई है, काफी सालों से अपडेट नहीं हुई है, कई क्वेश्चंस उसमें ऐसे हैं जो बिना कैलकुलेटर के आप कर ही नहीं सकते, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जेई मेंस लेवल के, इवन एडवांस लेवल के हैं सर, उसमें अगर नीट का बच्चा लेगा तो वो ऑटोमेटिक एग्जाम से दूर जाता जाएगा सर। तो मतलब एक किसी क्वेश्चन में घंटा भर बर्बाद करने से अच्छा है कि आप घंटे भर में 50 क्वेश्चन कर लें, ठीक है टाइम। क्योंकि आपको बताओ एक मजे की बात है कि जैसे हम जब देखते हैं ना कि 180 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इनको 200 क्वेश्चन मिलते हैं आजकल, 180 क्वेश्चन इन्हें सॉल्व कर रहे हैं और 180 मिनट का समय मिला हुआ है इनको, उसमें इनको वो इन्विजिलेटर आता है वो भी भरना होता है, 10 मिनट उसका माइनस कर दो आप पूरे कार्यक्रम का है ना, तो 170 मिनट बचा आपको, ठीक है। 5 मिनट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें ही बर्बाद करते हैं वो लोग, तो 165 मिनट बचा इनके पास में, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 50 सेकंड का समय। अब आपको मैं बोलता हूँ ना कि आपको मैंने एकदम कैलकुलेट करके देखा, अब आपके पास जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसे करने का आपको गोला भरना है, ठीक है। तो आपने उठाया, पेंसिल उठाया, आपने गोला भरा, आपने 3, 4, 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड का समय लगता है सही से गोला भरने में, 5 सेकंड और कम कर दीजिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 से 35 सेकंड का ही समय सोचने के लिए। और एक बात याद रखना, 35 सेकंड का समय यदि क्वेश्चन के लिए है तो वो तुमको आईआईटी जेईई का क्वेश्चन नहीं देगा। यदि तुम्हें क्वेश्चन लगाने में तुमको 5-10 मिनट लग रहा है, मतलब तुमने पढ़ाई ही नहीं की, बिल्कुल भी तुम शून्य हो, ठीक है, तुम पढ़े ही नहीं हो ढंग से, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं ना सर। नहीं सर, क्वेश्चन फ्रेम ही इस तरह से किया जाता है कि वो 30 सेकंड में हो। हाँ जी, मतलब वो आपको 5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप, उसके 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही फ्रेम होते हैं जो आप आधे मिनट के अंदर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था होता है कि कुछ बच्चों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, पढ़ा ही नहीं उन्होंने जी, अब उसको कैसे कवर करें? वो उसके लिए सर आपने जैसे अभी बताया कि अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, एक तो एक अच्छा ऑप्शन है सर, एक रिवाइंड वाला सीरीज का का आपने बताया, तो मुझे लगता है ये दोनों बड़े बेनिफिशियल होने वाले हैं।
उन बच्चों के लिए जिनका कुछ टॉपिक छूट गया है, खासकर से क्रैश कोर्स में हम पूरा लेक्चर लेंगे, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जिनका कुछ ना कुछ छूटा है, और जो जिनका कुछ भी नहीं छूटा है उनके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है। अच्छा अमर सर, एक चीज बताओ मेरे को कि मैं सबसे बड़ी चीज मैंने गौर किया है कि ये पूरी जो कोर्स पूरा होने तो सब कुछ ठीक रहता है, उसके बाद एक डिक्लाइन वाला फेज आने लगता है, परफॉर्मेंस पीक से ग्राफ नीचे गिरता है ना जी। कई बच्चे यहां से अपना परफॉर्मेंस ड्रॉप करना शुरू करते हैं। अब आपको रेगुलर मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग आपको रेगुलर नहीं दिखेंगे, आपको रिवाइंड में दिखाई पड़ेगा, आपका मर्जी है देखना, देखिए नहीं देखना मत देखिए, रिप्ले सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्रैश कोर्स में देखने मिलेंगे आपको हम लोग। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अब जो ट्रेनिंग शेड्यूल का सिस्टम था वो थोड़ा बदल चुका होता है, तो यहाँ से बच्चे लूज कर लेते हैं। तो क्या आप मैसेज देंगे इनको कि दे शुड नॉट लूज इन फिजिक्स अंटिल द एग्जामिनेशन, क्या करना चाहिए? लूज करने के पीछे कारण क्या होता है ना कि जब तक सिलेबस चल रहा होता है तो वो मोमेंटम बना रहता है, और उसी मोमेंटम के साथ में, उसी एनर्जी के साथ में बच्चा लगा होता है। लेकिन जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होता है ना, उसके बाद में बच्चा सबसे पहली जो चीज करता है ना, वो करता है, वो एंजॉय करता है, कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन। बहुत बच्चे मैक्सिमम यही करते हैं, आज जान छुट्टी, आज तो सिलेबस करवा ही दिया है इन्होंने, अब 2-3 दिन मैं रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में भिड़ूंगा। और वो जब 2-3 दिन वो एक बार जो चलते हुए मोमेंटम से जब ब्रेक लेता है, वो ब्रेक इतना हैवी लगता है ना कि गाड़ी फिर से उस ट्रैक में आने में टाइम लेती है। तो यही कारण होता है कि जैसे ही मतलब ये एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे इतना बच्चा जो कॉम्पीट कर रहा है आपको, तो आपको 1 सेकंड सांस लेने की फुर्सत होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे साथ में होता क्या है, ये ह्यूमन टेंडेंसी, यार इतने दिन से काम कर रहे हैं, इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा तो ब्रेक दे दो, थोड़ा तो सांस लेने दो हमें। एग्जाम निकाल के मेडिकल कॉलेज जाके खूब ब्रेक लेना, ठीक है, बहुत लंबा गैप मिल रहा है, ब्रेक लेना, ब्रेक डांस करना, सब कुछ करना भाई, है ना, ठीक है। लेकिन ये कि अभी पढ़ लो, क्योंकि ये वही है ना सर, जैसे आप 80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, अब अचानक से कोई ऑब्स्टेकल आया, आपने ब्रेक लगाए, आपने स्पीड रोकी, बस खत्म। उसके बाद फिर उसी 80 की स्पीड पे आने में आप जो टाइम लगाते हो, बस रियल लाइफ में अब जब ये पढ़ाई वाला जब सिनारियो आता है तो ये टाइम काफी लंबा होता है। मैंने देखा है कि बच्चों की तैयारी में पीक आता है, और पीक पे यदि एग्जाम दे दिया उन्होंने तो फोड़ देंगे वो, ठीक है। और वो पीक मानो पीक लंबे समय तक बना नहीं रहता। पीक की प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी कोई भी जो पीक होता है वो नैरो ही होता है, तो वो नैरो टाइम फ्रेम जो है ना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं वही बोलता हूँ आपसे कि आपने पिछला क्या हुआ उसको छोड़ के अब जो आप कर रहे हो ना उसको बहुत अच्छे से करो आप, ठीक है, बिल्कुल। और जो वीकर पोर्शन जो हो गए हैं उनको दुरुस्त कीजिए, लेकिन स्ट्रॉन्गर पोर्शन की कॉस्ट में मत कीजिए। जैसे जावेद सर ने कहा ना कि जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन तुम्हारे उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। मतलब मैं सच कह रहा हूं आपसे कि मैं तो बिल्कुल नॉन फिजिक्स वाले पर्सन की तरह बात कर रहा हूं। अभी तो देखो मैं तो मेडिकल में निकाला हुआ मैं बोलूंगा आपसे कि मुझे ऐसा लगता है ग्रेविटेशन का चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है, मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, ठीक है, ऑप्टिक्स चैप्टर है। यदि आपने इनमें हर फॉर्मूले में 3-3, 4-4 क्वेश्चन कर रखे हैं ना आपने, तो आपको बता रहा हूं आप गलती करेंगे कि कभी आप बिल्कुल नहीं हो सकती। और देयर आर सर्टेन क्वेश्चन के फॉर्मेट फिक्स है, वैसे ही आते हो, ठीक है, हर चीज फिक्स है सर। नीट के एग्जाम में लगभग हर चीज फिक्स है। अब ये कि आपने साउंड का वेव का एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिया तो बस समझने वाला आती है कि वो क्वेश्चन कई बार थोड़े डिफरेंट टाइप के आते हैं। साउंड वेव में क्या है ना कि कई बार प्लस माइनस के रिलेशंस हमें याद नहीं रहते हैं, एक आध क्वेश्चन मैकेनिक्स का ऐसा हो जाता है। अदरवाइज देखो तो मैंने देखा कि फॉर्मेट है, यदि आपने किया है तो आप कर दोगे उसको। सर अभी भी इनके पास में मौका है। मैं इनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई देखो जो कुछ भी कर दिया है गलत सलत, जो रायता फैल गया उसको फैल जान दो। समेटना चाहते हो कि और झाड़ू लेके उसे लंबा करना चाहते हो, ये आपको सोचना है। हम यदि टारगेट बैच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फर्स्ट डे से टेस्ट नंबर 1 से रिवाइज यदि करना चालू करें तो इन्हें इंक्रीजिंग पोर्शन के साथ में बहुत बढ़िया टेस्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया सर ने आइडिया दिया है कि आप अपने टेस्ट को ही रिवाइज करना शुरू करें 1 से, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत बढ़िया आइडिया सर, ठीक है ना। वो उससे आप चीजों को कवर कर पाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि हर बार हर वीक में सिलेबस बढ़ा है, आप वैसे करते चलेंगे तो आपको रिवीजन में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, टेस्ट से रिवीजन थ्रू टेस्ट, ठीक है। ये बहुत बढ़िया आइडिया है, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ सर, मैं अभी बहुत दिनों से पहले शुरुआत हमने जूम मीटिंग से करी थी, लेकिन जूम मीटिंग में मुझे इतना फास्ट बोलना पड़ता था कि मतलब खत्म होते होते मेरी सांस पूरी अटक ही जाती थी। देन गूगल मीट पे आए ना, देन गूगल मीट पे हम आए तो गूगल मीट पे आपने मीटिंग लिया तो है
आपने नहीं है अभी तो संजय सर लाइव और उसमें फंसे पड़े हैं संजय सर तो। लेकिन वो है कि उससे मुझे परेशानियां पता लगी, बच्चे जा कहाँ रहे हैं, कहाँ ट्रैक पे जा रहे हैं। और जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि इनके साथ में वही समस्या है कि रिवीजन करें कैसे। जो सवाल अभी हमारा चल रहा है वही सवाल अभी भी है। मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही सलाह भी दी है अभी कि भाई तुम एक दिन उठाओ, पहले दिन से जो भी है तुम्हारा खत्म हो जाएगा, 1 तारीख से उठाओ, बायो का एक उठा लो, केमिस्ट्री का एक उठा लो, फिजिक्स का एक उठा लो एक। पर ये तभी पॉसिबल है यदि इन्होंने वेरी शॉर्ट नोट जो हमने बोला था ड्यूरिंग द लेक्चर बनाने को। देखो हमने 2 चीजें चल रही हैं, एक तो हम डे नोट्स दे रहे हैं, बुकलेट दे रहे हैं, वो सब अपनी जगह है। क्या है कि आप में से मैं तो शुरू से ये इस उसमें था कि बच्चों को नोट्स खुद बनाना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ डे नोट्स तो इसलिए कई बच्चे कहते हैं नोट्स हम नहीं बना पा रहे ऐसा वैसा, तो उसलिए अपन ने दे दिए। तो मेरा पॉइंट तो हमेशा था कि नोट्स को देखकर आप अपने नोट्स बनाइए, खोल लो मोबाइल, आपको प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। और उससे ज्यादा हमने पता क्या बोला था, हर लेक्चर को देख के जो नोट्स बना रहे हो वो अपनी जगह है, लेकिन रिवीजन कैसे करोगे? इतने बड़ी चीजों को रिवाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसके लिए अपने वेरी शॉर्ट नोट्स फर्स्ट लेक्चर से बनाते हुए चलना, ये बात बोली हुई थी। जब मैंने बात करी बच्चों से तो 50% बच्चे ऐसे हैं अभी भी, मतलब मेरे कम्युनिकेशन में जो आए उनके वेरी शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं। मतलब ये गलती है। एंड नाउअडेज यू नो व्हाट कि एवरीबॉडी वांट्स इजियर थिंग्स। हर कोई चाहता है कि रेडीमेड मिल जाए। मतलब आप चाहते हैं अब 11 की फॉर्मूला शीट हमने बना के दे दी। हाँ। अब ये अभी लेकिन क्या इसके बाद इन्होंने सोचा कि हमने 11 की फॉर्मूला शीट दे दी तो कि चलो सर 12th वाली हम खुद ही बना लेंगे, मत करो मेहनत। हम जब क्योंकि देखो होता वही है, मैं एक चीज आपको शॉर्ट करके दे दूंगा लेकिन आपकी मेहनत कहाँ है? एग्जाम देने किसको जाना है? एग्जाम देने आपको जाना है। कि ऐसा तो होगा नहीं अमर सर और जितेंद्र सर संजय सर सबकी जगह इनविजिबली प्रेजेंट हो जाएंगे आपके माइंड में और आके आपको मदद कर देंगे कि हाँ भाई देखो ऐसा है करके। मतलब स्टूडेंट से ऐसी गलतियां हुई हैं जिनको देखने के बाद में कई बार लगता है कि यार ये कैसे गलती हो सकती है, लेकिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेडीमेड की आदत लग रही है और खुद से मेहनत करने की आदत छूट रही है। नाउअडेज एवरीबॉडी वांट्स ईच एंड एवरीथिंग रेडीमेड। खुद से मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता है और जिससे मेहनत करने की आदत छूट रही है। और जब तक ये मेहनत करने की आदत छूटती जाएगी तो मुझे लगता है कुछ दिनों बाद मतलब कि भैया कि तुम एक काम करो बेटा, तुम्हें ना तुम सेंटर पे मिलना, भाई तुमको पढ़ा दूंगा है ना, तुम्हारा एग्जाम निकाल लेंगे। वो 11 की भी टीचिंग होने लगी है आजकल, है ना, क्या बोलेगा आदमी, है ना। क्योंकि देखो एक बात और समझो, क्योंकि अच्छा मैं संजय से एक बात बोलूंगा, इस पर टोकरा आपको मैं बिल्कुल सर, मैं सर से पूछूंगा कि सर ये आप कि आपने तो बहुत साल से पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। मुझे लगता है कि जो गुरु शिष्य का संबंध जो है ना वो तो आज के कई सौ वर्ष पहले जैसा था वो आज भी वैसा रहना चाहिए, ठीक है ना। पर बदलते हुए परिवेश में जैसे कंफर्ट जोन की तरफ लोग जा रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस नए जनरेशन को कि तुम्हें क्या करना चाहिए सफलता के लिए? कैसे तुम एक बड़े डॉक्टर बन सकते हो? सर देखिए, चीजें तो सब बदल रही है, सारा सिनारियो बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, लेकिन आज भी सफल वही है जो उन चीजों का ओबे करता है, उन चीजों का पालन कर रहा है। नहीं तो सब लोग सफल नहीं हो जाते, सब लोग नहीं निकल जाते। सही बात है। सफलता तो उसी को मिलती है जो हर चीज को अक्षरशः जो परंपराएं बनाई गई है उसके अनुरूप काम कर रहा है। तो मेरा ये सोचना है कि वही जो चीजें हैं वो सबसे बेस्ट हैं, हम उसी पर अपने आप को रखें, उसी के हिसाब से काम करें, तो हम जीवन में भी आगे जाएंगे और हर चीज में हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि सफलता को हम लोग बहुत लिमिटेड में नहीं देख सकते। अब एक चीज और मैं अब डिस्कस करूंगा इसमें, नेक्स्ट फेज में हम लोग बात करेंगे इसमें, कि जो आपने बोला ना कि बच्चों को वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला था, तो उसका एक सॉल्यूशन ढूंढा हम लोगों ने क्रैश कोर्स में। कि क्रैश कोर्स में इस बार हम लोग जो नोट्स आपको दे रहे हैं बेटा, तो हर बार हम थोड़े की नोट्स दिया करते थे आपको, थोड़े से इलोबरेट नोट्स भी होते थे वो, ठीक है ना। मतलब समझ लीजिए आपकी ये क्लास के नोट्स से छोटे, बुकलेट के नोट्स से थोड़े छोटे, वो की। इस बार हमने थोड़ा चेंज किया, इस बार हमने ये चीज को फोकस किया है कि क्रैश कोर्स आपका शुरू होगा अप्रैल से, 1 अप्रैल से आपका क्रैश कोर्स शुरू होगा। आपको क्रैश कोर्स वाकई में एकदम ब्रीफिंग वाला कंसाइज कंडेंस कोर्स होगा। मार्च का पूरा महीना रिवाइंड सीरीज में निकलेगा आप लोगों का। इसमें वन शॉट के इंपॉर्टेंट चैप्टर नॉट ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर के आपके रिवाइंड के लेक्चर आपको मिलेंगे। डीपीएस आपको सॉल्व करना है। टेस्ट आपके ऑनलाइन के फुल सिलेबस होंगे, टेस्ट आपके ऑफलाइन के फुल सिलेबस होंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप, ठीक है ना। फुल सिलेबस टेस्ट ऑनलाइन में,
फुल सिलेबस टेस्ट ऑफलाइन में, रिवाइंड में इंपॉर्टेंट चैप्टर का वन शॉट लेक्चर रिलीज होगा आपका, उसमें डीपीएस अटैच होगा आपका, बड़ा डीपीएस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये प्रोसेसर मार्च के महीने का। 1 अप्रैल से क्रैश कोर्स होगा। क्रैश कोर्स में आपको क्विक नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। क्विक नोट्स का मतलब ये कि 2-3 पेज में आपका एक चैप्टर का नोट्स होगा, जिसमें जो है मेन सबसे ब्रॉडर पॉइंट उसके अंदर रहेंगे, जिसको आपको जिससे की मदद से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। जो आपको एग्जाम के पहले बार बार उन 3 पन्नों को पढ़ना है आपको, ठीक है। उसमें लेकिन साथ में उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको अटैच रहेंगे, उसमें आपके जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसके अंदर अटैच रहेंगे। तो 15-20 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है उस नोट्स के बाद में। फिर क्रैश कोर्स की क्लास के बाद में आपको जो है वो डीपीएस सॉल्व करना है उसका। क्रैश कोर्स की क्लास का ड्यूरेशन जो रहेगा वो आपका बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं रहेगा आपका। मान लो बड़ा चैप्टर है तो 60, 70, 80 मिनट का हो सकता है वो, छोटा चैप्टर है तो 45 मिनट, 60 मिनट का वो हो सकता है। और मैं तो वो बोलूंगा आपसे कि क्रैश कोर्स में आपको ना फटाफट रिवाइज करके जो लेक्चर में, चूंकि क्या होगा कि जो आपके क्विक नोट्स होंगे उसके अनुसार ही टीचर बताएंगे, तो जो क्विक नोट्स के पॉइंट होंगे उन्हीं को एलोबरेट करेंगे कहां पे, लेक्चर में, ताकि आप एक प्रकार से कोऑर्डिनेटेड वे में आप पढ़ सके उसको। तो हमारा पर्पज ये कि अब हमारा पर्पज ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन को लास्ट में आपको रिवाइज करवाएं। तो क्रैश कोर्स पूरा क्विक नोट बेस्ड होगा। तो ये जो क्विक नोट्स है बच्चों के लिए, वो आप जो बच्चों को वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने थे और मान लो नहीं बना पाए हो, तो ये क्विक नोट्स उसको रिप्लेस करते हैं कि नहीं करते हैं? काफी हद तक कर पाएंगे, लेकिन होता वही है कि अब हम क्रैश कोर्स में हैं तो कई बार हमें थोड़ा सा टाइमिंग के लिमिटेशंस के साथ में भी काम करना होता है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते क्रैश में बोलें कि 4 घंटे का लेक्चर देख ले भाई फिजिक्स में, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि अब जैसे अभी सेल्फ स्टडी के लिए बहुत टाइम बच्चों को देना पड़ेगा ना। देखो यदि हम आपको टाइम देंगे फिर क्या होगा, तो वो उस हिसाब से रहेगा। मैक्सिमम रिप्लेसमेंट आपको हो सकता है, लेकिन 100% रिप्लेसमेंट तो नहीं हो पाएगा। मतलब अपना होता है, मतलब वही है ना, नेचुरल स्वीटनेस नेचुरल चीजों से ही मिलेगी और आर्टिफिशियल स्वीटनेस आर्टिफिशियल से ही मिलेगी। मीठा तो हो जाएगा पर थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं होगा। हाँ, लेकिन काम बहुत आएगा भाई आपके, ठीक है ना, काम बहुत आएगा। सिंपल सी बात है। देखो इस बार क्रैश कोर्स हम थोड़ा छोटा रख रहे हैं, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 25 दिन का है, परफेक्ट 25 दिन का क्रैश कोर्स से। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये तो बहुत ही मतलब एकदम कंसाइज हो गया है। एक्चुअली क्या है ना कि सिनारियो फिर से मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगा, एक बार फिर से आपको वापस ले जाना चाहूंगा। एक्चुअली ये कोरोना वाले माहौल के बाद से परिवर्तन आए हैं। उससे पहले यदि हम जाके देखते हैं तो हर जगह क्रैश कोर्स मतलब 20 to 25 डेज ही हुआ करते हैं। सभी जगह पे यही होता है, क्योंकि देखो 30 चैप्टर्स है लगभग हर जगह। बायो में 38 है मैं मानता हूं, लेकिन 30 का एवरेज लेके चलते हैं और उसमें से 2/3 पोर्शन को कवर करने की कोशिश की जाती है जो इम्पोर्टेंट है। तो वो 20 to 25 डेज का ही कंसिडरेशन लेके चलते हैं। लेकिन पिछले 2 साल में कोरोना के टाइम में कुछ ऐसा रहा कि एग्जाम कब होगा उसका कोई भरोसा ही नहीं था। तो क्रैश कोर्स एक्सटेंड होते गए कई लोगों के। और इवन दो हम लोगों ने भी बड़ा एक्सटेंडेड क्रैश कोर्स लिया, 65 डेज तक हम लोगों ने क्रैश कोर्स लिया हुआ है, लेकिन 65 डेज में एक बैच पूरा खत्म हो सकता था देखा जाए तो हमने कोशिश की। तो अब क्या है, वो परिवर्तन आया है, अब एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है, तो अब एक्सटेंशन का कोई चांस ही नहीं है। बोर्ड के एग्जाम के बाद में और नीट के एग्जाम के बीच में जो डेज मिलते हैं लगभग कितने दिन मिल रहे हैं सर बोर्ड के एग्जाम के बाद बच्चों को? हर बोर्ड में अलग अलग 40 दिन के आसपास मिलते हैं, 30 से 40 दिन। हाँ, मतलब उसमें भी 25 दिन का क्रैश कोर्स तो बुरा नहीं है, वो तो सही गवर्नमेंट ने भी टाइम उतना ही दे दिया आपको उस चीज के लिए, ज्यादा टाइम। पर एग्जाम मुझे लगता था पता नहीं एग्जाम समहाउ उनका एग्जाम मतलब मिड ऑफ जून तक तो लेके जाना चाहिए था एग्जाम। एक्चुअली सर देखो 12 सितंबर से स्टार्ट हुए थे, 12 सितंबर से 17 जुलाई आए, मतलब आप लगा सकते हो 2 महीना उन्होंने खींच दिया था पहले। अब 17 जुलाई से और 2 महीने यदि आप जाते हो पीछे तो मिड ऑफ मे में मान सकते हैं कि होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट फर्स्ट वीक में दे दिया, थोड़ा सा जल्दी तो किया। पहले भी तो एग्जाम मई के हमेशा पहले होता था ना, मई के फर्स्ट संडे शेड्यूल नहीं करेंगे तो सर उधर जो टेन्योर है एमबीबीएस का उसमें दिक्कत आ रही है। वो भी एक परेशानी है। एक साल अभी ऐसा किया एक बैच के लिए 4 साल का ही एमबीबीएस है पहली बार। अच्छा, हाँ, एक बैच ऐसा है। जावेद सर की बेटी जिस बैच में है उस बैच के साथ में कुछ ऐसा ही है ना सर? 4 साल में सर एमबीबीएस की डिग्री देंगे, छोटा कर दिया सर, 6 महीने कम कर दिया। जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा चैलेंजिंग है सर। हाँ, मतलब कि वो 6 महीना जो आपको क्लिनिक्स जाके जो पढ़ के जो मिलता था तो वो कम हो गया उसमें। तो इसी असुविधा से बचने के लिए सर
एग्जाम और ये बात मैं बहुत पहले भी उठाया था कि ये जो है ना जो बैच लेते आ रहे हैं ना वो, क्योंकि कुरिकुलम है पूरा एमबीबीएस का, एमबीबीएस को आप इंजीनियरिंग से कंपेयर नहीं कर सकते आप ना, बिल्कुल नहीं। तो वो चीज वो वहां पे वो दिक्कत हुआ एक्चुअली जी, सही बात बोल रहा था ना। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप एक अच्छा सर ये बताइए कि अभी आप लोगों से बहुत डिस्कस होने के बाद में हम लोगों ने जो है वो एक जो नया बैच हम लोग जो 11th के लॉन्च करने वाले हैं हम लोग, कि मतलब 11th का हम लोग एक 2 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं हम लोग, जो बायोमेंटर में पहली बार होगा कि 11th को फोकस करते हुए एक बैच लॉन्च होगा जो 2 ईयर बैच होगा। 11th के बच्चे को सीधा 2 ईयर के लिए जो है वो इनरोल कराया जाएगा, उसको भाई 2 ईयर कोर्स से बच्चा पढ़े जाएगा, ठीक है, ताकि उसको हम पूरा अपने तरीके से ग्रूम करके उसको हम जो है वो टॉपर बना सके बच्चे को हम। तो इस कोर्स की के लिए सबसे अधिक जो रिकमेंडेशन आया मेरी तरफ, सबसे अधिक जिन्होंने इसको बहुत पूरे कुरिकुलम को बनाने में एकदम फोर्स किया वो है संजय सर और अमर सर। तो पहले तो मैं संजय सर से पूछूंगा कि सर इस 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स से बच्चों को क्या फायदा होगा, जो बच्चा भी 10th से 11th में आया तो उसके लिए कितना बेनिफिशियल है? सर सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा क्योंकि जब बच्चे को केमिस्ट्री आता ही पहली बार 11th में है या फिजिक्स भी पहली बार अच्छा जो जिसका लेवल है वो 11th में आता है, और जब हमारे पास बच्चा टारगेट या फोकस बैच में आता है तो वो जहां भी रहता है उसको कुछ पता ही नहीं रहता है। 11th में लोग उसको पढ़ाते ही नहीं है, तो ना तो उसको एटम पता होता है ना उसको कोई कॉन्सेप्ट पता होता है। लेकिन जब बच्चा हमारे पास ही 11th में आएगा तो हम उसको 11th में वो सब चीजें सिखा लेंगे, उस पर अच्छे से काम कर लेंगे, तो वो पहली बार में ही सेलेक्ट हो सकता है। जो बच्चे 3-3, 4-4 साल ड्रॉप ले रहे हैं उससे बच्चा टॉपर बन सकता है। हाँ, और टॉपर भी बन सकता है, और वो 12th के साथ साथ मेडिकल में सेलेक्ट हो जाएगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी अगर वो पूर्ण रूप से जैसा हमारा ट्रेनिंग है उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा 11th बैच से, इसीलिए हम आपसे कई साल से कह रहे थे कि हम लोग 11th से स्टार्ट करते हैं। अमर सर आप क्या देखते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? तब आपके दिमाग में कहता हूँ 11th का जो 2 ईयर कोर्स अपन शुरू कर रहे हैं, इस कोर्स में जो बच्चा सिस्टम में अंदर आएगा उस बच्चे को मतलब क्या उसका एडवांटेज हमको मिलेगा? कई बार वो चीजें होती हैं, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें जो फेस करी थी ड्यूरिंग द टारगेट बैच, कि जैसे मैं टारगेट बैच में जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करता था तो उन्हें फोर्सेस का रिजोल्यूशन था कि नहीं, बच्चों को कई बार पता ही नहीं होता था कि बोलते थे बच्चे देखिए ये ट्राइंगल पे, सर ये ट्राइंगल पे फोर्स कट कैसे गया? मैं बोला यार ट्राइंगल पे फोर्स कैसे कट गया? डायरेक्शन देख, इक्वल मैग्नीट्यूड है, सीधा सीधा एक दूसरे को काट रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। बोले पर अच्छा, फिर थोड़ा आगे चलता था, इक्विलिब्रियम में चलता था, फिर उसके बाद में आता था कि पेंडुलम लगा दिया। सर ये पेंडुलम कैसे पढ़ा दिया आपने? भैया तू 12th का फिजिक्स पढ़ रहा है, मतलब 11th तुझे आती है, मतलब तुझे ऑसिलेशन नाम का कोई चैप्टर हुआ करता था क्लास 11 में, अब तुझे नहीं आ रहा, मतलब ये भी एक प्रॉब्लम वाला काम है। तो ये छोटी छोटी समस्याओं को हम जब फेस करते थे 12th में, 12th के पोर्शन से डील करते समय, ये हमें बहुत ज्यादा अनुभव होता था, क्योंकि तो इस वजह से हमें लगा कि हमें 11 से स्टार्ट करना चाहिए एक बार। और जब हम अपनी ही कंटेंट से जाएंगे, क्योंकि देखो अभी तो हम बोल भी सकते हैं, लेकिन यदि तब नहीं आया तो हमारे पास बोलने का एक प्रॉपर ये रहेगा, तब बच्चा ये भी नहीं बोल सकता कि हाँ भाई तुमने तो पढ़ाया ही नहीं था, क्योंकि हमें पता रहेगा कि ये हर एक चीज पढ़ाई हुई है। क्योंकि दूसरे के पढ़ाए हुए पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते, उन्होंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, क्या हुआ, वो अलग अलग मुद्दा होता है। कई जगह मतलब हकीकत है, कई जगह ये सिचुएशन है, मतलब आप जगह जगह जाओगे, गली मोहल्ले में IIT JEE और नीट के नाम से कोचिंग खोलते हैं, पढ़ा कौन रहा है? कोई भैया दीदी पढ़ा रही है, BSc फर्स्ट ईयर में है, BSc सेकंड ईयर में है। अब वो भैया दीदी तुम्हें कैसे JEE या नीट वॉट एवर बी द कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अपना एक अलग लेवल होता है। मतलब कोई हलवा नहीं मुंह में डालो और गप अंदर निकल लिए करके, मेहनत करनी पड़ती है वहां पे। तो ये सिंपल सी बात है, वो भैया दीदी तुमको 200 रुपए। सर ये जावेद सर जो बच्चा 10th से 11th में आएगा तो उसको तो पहली बार फिजिक्स पढ़ेगा वो बच्चा, ठीक है, तो अपन बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ना आप लोग ना, मतलब उस बच्चे को मतलब फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, अपन उसको बेसिक से बिल्कुल सर बिल्कुल 0 से चालू करेंगे। और मेरे हिसाब से सर सबसे ज्यादा परेशान बच्चा जो होता है वो 11th क्लास का होता है, वो चाहता है सर, लेकिन सर सिंसियरिटी तो बच्चे में कम होती है। मैं हमेशा 11th के बैच में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने, केवल सिंसियरिटी को देखते हो, सिंसियर बच्चा कम होता है। सिंसियर बच्चा सर मुझे ये लगता है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि जब 1-2 चैप्टर उसे समझ में नहीं आते हैं ना तो वो पढ़ाई से थोड़ा सा डेविएट होता है। तो शुरुआत में तो सर स्पून फीडिंग करानी पड़ेगी हमें, बिल्कुल ABCD से बताना पड़ेगा,
तो अपने आप सर इंटरेस्ट जगेगा बच्चे का। चिन्मय सर, आप बताओ, आपने तो काफी सारे फ्रेशर बच्चे पढ़ाए हुए हैं जी सर। तो ये 10th से 11th में जो बच्चे आते हैं तो ना थोड़ा एनर्जी लेवल हाई साइड होता है, फोकस थोड़ा कम होता है, किताब एकदम से बड़ी सी आती है, तो इनको साइकोलॉजिकली आप क्या करते हैं? जी सर, जैसे मतलब क्या होता ये है कि क्योंकि अपनी ट्रेनिंग टफ ट्रेनिंग होती है, हाँ, तो उसमें वो कैसे ढल पाएंगे? 10th जो जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म होता है तो पहली बार जब कोई बोर्ड फेस करता है तो उनके दिमाग में एक प्रेशर रहता है, लेकिन 10th से 11th में आने पर वो प्रेशर रिलीज होता है और उसी रिलीज प्रेशर में वो लोग थोड़े से अपने आप को, और वो एज भी ऐसी होती है कि थोड़ा सा अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं शुरुआत में, तो वो होता ये है कि साइकोलॉजिकली वो लोग थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं और उस टाइम अपन एक 11th में केमिस्ट्री और फिजिक्स लेकर के आते हैं जो थोड़े से उनको रिपेल करते हैं, वो चीज़ उनको रिपेल करती है उस चीज़ से, तो वो कहीं ना वो अगर एक बार बैठ गई उनके दिमाग में कि अरे ये तो हमारे लिए नहीं है, ये चीज़ हमको नहीं बन रही, तो फिर उनके लिए वो वापस से डिग इन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो मेरा जो अनुभव रहा है कि 11th में 2 प्रकार का बच्चा होता है जी। एक जो अपने करियर को लेकर एकदम सीरियस हो चुका होता है, उसे मालूम है कि पहली बार एग्जाम निकालना, तो फिर वो अपना 100% देता है, ठीक है, और वो टॉपर बनता है और वही फोड़ के आता है एग्जाम में। जितने भी इंस्टीट्यूट जो बता रिजल्ट क्लेम करते हैं सो कॉल्ड की फर्स्ट रैंकर है ना, ये है ना वो है, तो वो सारे मैं देखता हूँ कि वो सारे के सारे बच्चे वो है जो 11th से जमकर मेहनत कर रहे हैं। अपने पास ये बायोमेंटर में काफी बच्चा 11th का पढ़ता है, लेकिन वो 11th का बच्चा पता है वो ऐसा बच्चा था है जो टारगेट बैच में एडमिशन लेके पढ़ रहा है, क्योंकि उसको लगता है अलग से तो कोई बैच डाल नहीं ये लोग, ठीक है। तो अमर सर ने, जावेद सर ने, चिन्मय सर ने, संजय सर ने बहुत जो है वो बार बार मुझसे कहा कि सर 11th का एक एक्सक्लूसिव बैच शुरू करते हैं, 2 ईयर का बैच है, 2 साल पढ़ाएंगे बच्चे को, और रिजल्ट में टॉपर आपको ना मिले तो नाम हमारा बदल देना भाई, ठीक है, नाम बदल दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। स्लो लर्निंग भी जो होती है ना, स्लो लर्निंग भी बहुत जरूरी है एक्चुअली। हर देखो क्या होता है ना, हर निर्माण की प्रक्रिया में जो चीज धीमी होती है वो ज्यादा देर तक टिकती है। घास जल्दी जल्दी उगती है और जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाती है। बरगद का पेड़ धीरे धीरे ही बन रहा होता है और लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाता है। वही है, प्रक्रिया जितनी धीमी होगी उसका जो स्वाद होगा ये कहिए उसकी मजबूरी। ये आपको बता दूं मैं कि ना बॉम्बे में एक जो है एक होटल है बॉम्बे में, आईटीसी मराठा, बहुत फेमस होटल चेन है, वहां पर कई लोग जो है उसमें डिनर पर जाते हैं जब, तो वो एक स्पेशल डिश है जो पूरे बॉम्बे में फेमस है, उसकी जो है दाल मखनी, ठीक है, और वो दाल मखनी बनाने की प्रोसेस ये है कि वो बनती है 48 आवर वो पकती है, एक मिट्टी के बर्तन में वो अपना पकाते हैं उसको, 48 घंटे वो पकती है बिल्कुल धीमी आंच में, और उसके बाद वो बनाते हैं। आईटीसी मराठा की बात करो बॉम्बे, तो वो दाल जो है वो मुझे लगता है 1 कटोरी दाल वो शायद 1000-1200 रुपए की देते होंगे वो, ठीक है, लेकिन वो दाल कहते हैं लोग कि उसका स्वाद जो है वो अद्भुत है। तो मैं अपन ने बहुत सुंदर खाता था। एक बार क्या हुआ, कोई फंक्शन का मौका निकला, चलो मेरी यूनिवर्सिटी थी तो लेके गए वहां पे, तो वहां जाके उसको ऑर्डर किया वो चीज ना, तो उसने वो दाल दिया, तो वाकई में बता रहा हूँ आपको कि वैसा दाल मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया। दाल जो नॉर्मल चीज होती है, ठीक है, बहुत ही फैंटास्टिक दाल, ठीक है। फिर शेफ को बुला के पूछा, उसने देखा कि 48 आवर जो है ये पकती है, धीमे धीमे पकती है, उसके बाद फिर उसको हम जो है वो उसको प्रोसेस करते हैं आगे इसको बनाने के लिए, और इसे आज कल परसों दाल बननी, वो आज से पकना शुरू हो चुकी है, आप जो खा रहे हैं 2 दिन पहले से पक रही है, ठीक है, और बिल्कुल धीमी धीमी आंच में। दिस शोज दैट कि प्रोसेस, स्लो प्रोसेस भी जो है रोल प्ले करती है, और शायद ज्यादा मीठा फल देती है। बिल्कुल। तो वो जो आपने जो बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात एक्चुअली है। वही है ना, आम के पेड़ पर से पका हुआ आम जब खाने को मिलता है तो वो बहुत मीठा होता है, लेकिन वही कच्चे आम को तोड़ के और केमिकली जब पकाया जाता है तो वो ना तो मीठा होता है, ना वो ज्यादा फायदा करता है, उसकी जगह उल्टा नुकसान कर जाता है। तो वही चीजें हैं स्टूडेंट की लाइफ में भी, कुछ ऐसा ही है। और जो स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं 11th के आने के बाद में वो हक्के बक्के भौचक्के से जो घूमते रहते हैं ना, उसका मेन दूसरा एक और रीजन होता है। क्या होता है ना कि जब 11th में बच्चा आता है, उसके कुछ दोस्त जो हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉमर्स ले चुके होते हैं, आर्ट्स ले चुके होते हैं, वहां पढ़ाई का दबाव थोड़ा सा कम रहता है। देखो पढ़ाई वहां पे भी करनी पड़ती थी, देखो मुझसे बोलोगे ना तो मैं वो बंदा हूं जिसने कॉमर्स और आर्ट्स छोड़ी हुई है, सबसे आसान लगी थी मुझे ये लास्ट में, तब मैंने ये ली है। अच्छा, हाँ, तो पढ़ाई वहां पे भी होती है यदि करना चाहे कोई, तो यदि करना नहीं चाहे वो एक अलग बात है, लेकिन होती पढ़ाई वहां पे भी है। तो कंपैरेटिवली वहां प्रेशर कम होता है, बच्चे ने दिमाग में बना लिया होता है कि हाँ भाई मैं कर लूंगा करके। और जो सीए वगैरह की, अब देखो सीए सबसे टफेस्ट एग्जाम है,
लेकिन बच्चा जो उसकी तैयारी कर रहा होता है उसको काफी लेट शुरू होती है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा होता है। और यहाँ बायोमेंटस में बच्चा पहुंचता है और हम उसके पीछे बंदूक लेके लग जाते हैं पहले दिन से। कमांडो सोशल मीडिया भी जो है ना वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है कि सोशल मीडिया में लेकिन मुझे पढ़ने के लिए तो सीरियस होना ही पड़ेगा आदमी को। आज ना बगैर सीरियस हुए आप सोचिए कि आप मजा भी पूरा जिंदगी में कर लें और आप सिलेक्ट भी हो जाए, तो ये तो केवल कबीर सिंह की फिल्मों में होता है, तो हिंदी फिल्मों में ना बिल्कुल अदरवाइज आप कबीर सिंह बन के कभी आप जो है वो बड़े डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल सर, सक्सेस जो है ना वो बीरबल की खिचड़ी है सर। हाँ, बीरबल की जो खिचड़ी है ना बहुत धीरे 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 पकती है सब कुछ। देखो कहते हैं ना कि प्रोसेस का आनंद लेना सीखिए और उसके साथ में जुड़िए, अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। इन्वॉल्व किए बिना यदि बाहर से दर्शक बन के मत बैठिए। ये एक शो चल रहा है और इस शो का आपको हिस्सा बनना है। यहाँ पे हम कमांडो ट्रेनिंग कहते हैं ना, आपको क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि हमें मालूम है कि यदि कमांडो की तरह यदि स्ट्रिक्ट रहोगे तभी काम होगा। अच्छा एक बात बताओ, अपना लास्ट किसी भी कंट्री के साथ में अपना लास्ट वॉर कब हुआ है? 1998 पाकिस्तान के साथ, आई थिंक सो। नहीं उसका कारगिल वाला वार नहीं, वही जो 98 के आसपास, जो 2004 के आसपास कारगिल वार की, जो भी 2005। क्या उसके बाद कोई वॉर हुआ है? नहीं हुआ। लेकिन सैनिकों की भर्ती तभी भी होती है। सुबह सैनिकों को उठाया जाता है 4 बजे उठ के, ड्रिल कराई जाती है, मॉक ड्रिल कराई जाती है, गड्ढे खोदे जाते हैं, वो तारों के नीचे निकाला। ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, इस बात पे मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री थोड़ी सी ना। हिस्ट्री ये कहता है कि अंग्रेज हमारे यहाँ पे सफल क्यों हुए। हमारे यहाँ के राजा जो थे ना, आपका राज्य कोई परमानेंट आर्मी पास नहीं रखते थे, वो सामंत हुआ करते थे, उनके पास 15-20 लोग खेतों में काम करने वाले होते थे। जब राजा को लगा कोई सेना चाहिए तो सामंतों को बोल दिया भैया सेना लेके आओ, तो 15-15 अपने जो काम खेत में कर रहे थे उन लोगों को उन्होंने थोड़ा बहुत ट्रेन किया, लेके आ गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए वो लोग, ठीक है। परमानेंट आर्मी का खर्चा राजा नहीं उठाता था। अंग्रेज लोग पहली बार जब इंडिया में आए तो उन्होंने अपनी परमानेंट आर्मी बनाई अपनी, ठीक है, और वो किराए पे देते सेना। आप राज्य है तो आपको सुरक्षा चाहिए तो हम अपने सैनिक लगा देंगे, डिप्लॉय कर देंगे, आप हमको पैसा दो, ठीक है। धीमे धीमे उन्होंने देखा ये तो बहुत ही कमजोर लोग हैं, तो उनने कब्जा कर लिया उसके बाद, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उनका, जिन्होंने मतलब चेन्नई से स्टार्ट करके और कलकत्ता से प्लासी का युद्ध, नाम मात्र के युद्ध है ये प्लासी का। ये इनको लग रहा है कि सिविल सर्विस के लिए पढ़ाने लगी क्या, अचानक से नीट की बात कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल, अरे भाई कंट्रोल, वेलकम मूवी है ना, ठीक है। तो मेरा पॉइंट यही है बेटा कि ना अभी आप पूरा फोकस रिवीजन पे कीजिए, हम लोग साथ हैं आपके। जब तक एग्जाम, देखो कई बच्चों ने क्या है कि शोर रेस किया, सर मई को 7वीं को एग्जाम है, मई तक का पूरा कोर्स होता है, तो मई में क्यों फीस रिफंड करो, ये तो ऐसे कुछ बच्चे भी बोले। मैं बोला भैया ये पूरा कोर्स का फी है, एग्जाम टू एग्जाम, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि हम तो जब अपना कोर्स पूरा हो गया उसके बाद हमने तो पिछले 2 साल में हम लोगों ने 3-3 महीने तक हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। और मुद्दा पॉइंट ये है कि आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं आता, बायोमेंटस की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। जो टारगेट बैच का बच्चा है उसे क्रैश कोर्स की कोई फीस नहीं भरनी है, रिवाइंड की कोई फीस नहीं भरनी है, ठीक है, कोई नहीं भरनी है। फोकस का बच्चा है उसको भी क्रैश कोर्स की कोई फीस नहीं है, आईआरएस के बच्चे को क्रैश कोर्स की कोई फीस नहीं भरनी है। भैया बायोमेंटस कोई वो दुकान थोड़ी ना है कि परचून की दुकान है कि आके खरीदते रहो, हम बेचते रहे तुम खरीदते रहो, ठीक है। यहाँ बिकने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। हाँ। यहाँ पे एक ही बार है, देखो 2020 बैच के लिए 3 मई को एग्जाम होनी थी, 12 सितंबर को हुई है। मई, जून, जुलाई, अगस्त बनिए वाला हिसाब लगाओगे, बोलना नीचे सॉरी फॉर माई वर्ड्स, कास्टेजम रिलेटेड निकल गया मुंह से, 4 महीने से ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया। उसके बाद 17 जुलाई को एग्जाम हुई, 2-3 महीने से 2.5 महीने, तो 2-4-5 दिन वो बात होती रहती है, चलते रहता है। हमारा कमिटमेंट ये है जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ हैं, आपको बार-बार फीस भरने को नहीं बोलते हैं। बिल्कुल एक बार बोला वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जरूरी है, बाकी गुरु शिष्य का संबंध है, वहां पे सब चीजें नहीं आती, वहां पे आता है शिक्षा, रिजल्ट चाहिए। असली गुरु दक्षिणा है आपका रिजल्ट, वो दोगे तो जो है वो मन खुश रहेगा हम लोग का, ठीक है। चलिए 1 घंटे के आसपास आपका हमने लिया है, तो हम चाह रहे थे कमांडर स्टॉक एक बार हो जाए, आप लोगों से बात कर ले, हम लोग कम्युनिकेट कर ले। और बेटा देखो ऐसा है कि आपको आप ही हमारी उम्मीद है, अपने माता पिता की उम्मीद भी आप है और अपनी खुद की उम्मीद भी आप है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, एक बात ध्यान रखना बेटा, देखो आपके भाई बहन आपके सिलेक्शन के प्रति कितना खुश होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया में आपके माँ बाप हैं और आपके माँ बाप के बाद हम लोग हैं जो आपके सिलेक्शन की दिल से चाह रखते हैं। यदि आप सोच रहे हो ना कि आपका भाई या बहन आपके सिलेक्शन को चाह रहा है, तो बेटा वो भी
दुनिया में इंसान के अंदर में एक फितरत है जलने वाली, जेलसी, जो हर इंसान को मुफ्त में मिलती है और थोड़ी मिलने के बाद में ज्यादा भर भर के मिलती है। तो याद यही रखना, जल हर कोई रहा है, लेकिन उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। आप एक बात समझना, आपके माँ बाप के बाद आपका सिलेक्शन चाहने वाला जो तीसरा व्यक्ति खड़ा होगा ना, वो हम हैं, वो आपका टीचर है। बस यही मैं कहना चाहूंगा। जावेद सर, कंक्लूसिव मैसेज कुछ देना चाहेंगे बच्चों को? मुझे मैसेज यही है सर कि अभी तो साथ अपना चलेगा, मई तक चलेगा, और मेहनत कीजिए। लास्ट की मेहनत सर बहुत काम आती है। हो सकता है कि पहले डील में हो, अब की मेहनत आपकी बहुत काम आएगी सर। चिन्मय सर आप? हाँ सर, बस मैं यही कहूंगा कि अब थोड़ा सा मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ मोटिवेटेड बने, क्योंकि अब जो समय बचा है उसमें हमको ये मान लो कि पूरा जोर लगा देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, मतलब सब कुछ। और हम लोग तो हैं ही, और बहुत ज्यादा दूसरे हम लोगों पर भी डिपेंडेंट ना हो, खुद भी वहां पर करें। ऐसा ना हो कि आप हमको रिवाइज करवा दें, आप हमको क्वेश्चंस करा दें, खुद उठाओ, खुद करो, 10 क्वेश्चन लगाओ, जो चीज कमजोर है उस चीज को बना दो, है ना। चलिए, तो मेरा तो मानना ये है कि आपको एक बात का ध्यान रखना बेटा कि ये सब कुछ आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। आपकी सफलता से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, आपके जीवन पर भी और आपके माता पिता के जीवन पर भी, और दूसरी बात है कि कई ऐसे लोगों के जीवन पर जिनको आपकी जरूरत है, ठीक है। आप देश के सबसे बड़े डॉक्टर बनेंगे, बेहतर व्यक्ति बनेंगे आप, तो उससे कई लोगों को फायदा होगा, ठीक है। तो कभी भी लक्ष्य को छोटा मत रखो कि नीट के लिए पढ़ रहा हूं, नहीं, जीवन को बचाने के लिए पढ़ रहा हूं, कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ रहा हूं, जिंदगी को बदलने के लिए पढ़ रहा हूं, ये सोच के पढ़ोगे तो हमेशा पढ़ने में मन लगेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। मिलते हैं, रिवाइज सीरीज होती रहेगी बेटा, उसको रिवाइज करते रहना। हम लोग बीच में ऐसे कुछ लाइव सेशन जो है वो एक्सक्लूसिव हमारे साथ कुछ अरेंज करते रहना, स्पॉटलाइट, हम उसको एक स्पॉटलाइट सेशन बोलेंगे, जो 2-4 दिन में, 5 दिन में, एक वीक में एक बार आएगा। उसमें आप कुछ थोड़ा स्पेशल टिप्स देते जाएंगे। बिल्कुल स्पेशल टिप्स देंगे। और मोटिवेशन की कमी हो रही है ना, तो सुबह आज जब ये सेशन आए ना, उसके बाद एक बार अपनी माँ बाप की आंखों में देख लेना, मोटिवेशन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, तो ऑल द बेस्ट बेटा, पढ़िए, मेहनत कीजिए, बाय बाय।